एग्रीकल्चर India is mainly an agricultural country. India is mainly an agricultural country. भारत एक कृषि प्रधान देश है. 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज इन एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज़. एग्रीकल्चर या उससे रिलेटेड एक्टिविटी, चाहे उसमें वो मजदूरी करते हों, लेबर जॉब हो, एग्रीकल्चरल लेबर हो, या किसी भी तरीके की दूसरी एक्टिविटीज़ है, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन इसमें इंगेज है. सो 2/3 या उसके लिए यूरिया बनाते हों, 2/3 ऑफ पॉपुलेशन, हाँ बोलो, is engaged in this field या एग्रीकल्चरल एक्टिविटी. बोलिए. हाँ, वॉइस इज नॉट क्लियर. बोलो सृजन. ओके. सो ये एग्रीकल्चरल एक्टिविटी में ब्लर आ रहा है. ओके. ओके. नाउ तो इंडिया मेनली एन एग्रीकल्चर कंट्री है और ज़्यादातर लोग 66%, 2/3 का मतलब समझ में आया. 66% ऑफ पॉपुलेशन इज इंगेज्ड इन दिस वर्क. चाहे तो एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस हो या कुछ और भी एक्टिविटी हो, यूरिया हो, फर्टिलाइज़र हो, मैन्योर बनाना हो, या कोई भी एग्रीकल्चरल मशीनरी हो, अगर सबको मिला दिया जाए तो 66% लोग इससे रोज़गार पाते हैं और इसमें इंगेज हैं. एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी एंड द प्रोड्यूसर्स मोस्ट ऑफ द फूड एंड फूड ग्रेन. जितने भी फूड ग्रेन्स हैं जो खाने लायक, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो इंडिया में नहीं होती है, क्योंकि यहाँ का जो हैबिटेट है, जो यहाँ का टेरेन है, जो यहाँ का रिलीफ पैटर्न है, वो हमें बिल्कुल बायोडाइवर्सिटी रखता है, हर तरीके की बायोडाइवर्सिटी रखता है. सो वी आर एबल टू प्रोड्यूस ऑल काइंड्स ऑफ फूड ग्रेन्स. एग्रीकल्चर इज़ द प्राइमरी एक्टिविटी. तो यहाँ का मुख्य व्यवसाय क्या हुआ जिसके 66% लोग इसमें हों. सो यहाँ पर एग्रीकल्चर. कभी अगर ऐसा आप में डाउट हो तो ट्रेन से जाके देख लो, ज़्यादातर आपका सफ़र एग्रीकल्चरी, बाहर के रास्ते में एग्रीकल्चर ही दिखेगा. सो एग्रीकल्चर इज़ अ प्राइमरी एक्टिविटी एंड प्रोड्यूसर्स. वैसे भी जो एग्रीकल्चर है वो प्राइमरी सेक्टर में भी आता है, क्योंकि इसमें क्या चीज़ है, जो सीधा ज़मीन से माइनिंग करते हों, या हम क्या करते हों कि पता नहीं क्यों ले रहे तुम्हारा टेस्ट. अरे जो हर क्लास में 5-5 टेस्ट होते हैं ना, उनका ले रहे. हाँ बोलो. ऑनलाइन अटेंड नहीं करते थे ना, उनका ले रहे हैं. सर ऑफलाइन ही आ जाए सर. अरे भाई हम अटेंड करते थे, हमारा ले रहे हैं. एग्रीकल्चर इज प्राइम. नाउ इट इज़ ओके. एग्रीकल्चर इज प्राइमरी एक्टिविटी एंड it produces most of food grains. Most of the फूड ग्रेन्स. हमारे यहाँ ज़्यादातर फूड ग्रेन्स होते हैं. कुछ ऐसे कंट्रीज़ हैं जो दूसरी जगहों से कभी चाय मंगाते हैं, कुछ चीनी मंगाते हैं. जैसे पाकिस्तान में चीनी नहीं होती, वो हमारे यहाँ से मंगाता है. तो यूपी और जो नदर्न प्लेन्स हैं उनमें चीनी होती है. तो जब भी यहाँ से चीनी नहीं भेजी जाती तो वहाँ 250 रुपये 400 रुपये तक हो जाती है. मोस्ट ऑफ द फूड एंड फूड ग्रेन्स. फूड ग्रेन्स. इसी तरीके से जो अफ़गानिस्तान है वहाँ पर क्या ड्राई फ्रूट्स होते हैं, तो वहाँ से अब नहीं आ रहा है, तो ड्राई फ्रूट्स हमारे यहाँ महंगा हो गया. तो सब जगह का अपना अपना रिलीफ पैटर्न है.
उसकी वजह से वहाँ पर जो प्रोड्यूस, लेकिन यहाँ पर ऐसा कोई कंस्ट्रेंट नहीं है। इट प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल फॉर अदर वेरियस इंडस्ट्रीज। इतना ही नहीं, ये सिर्फ सीरियल्स ही नहीं उगाता, ये ऐसा नहीं है कि फूड प्रोडक्ट्स, कमर्शियल फार्मिंग भी होती है। हमारे यहाँ जूट पैदा होता है, कॉटन पैदा होती है, जिससे कि कॉटन इंडस्ट्री चलती है, जूट इंडस्ट्री चलती है। इसके अलावा इंडिगो की भी फार्मिंग होती है, नील की खेती होती है। सो देयर आर आल्सो, इट प्रोड्यूसेस टिम्बर। तो ऐसा भी होता है कि एक तरीके की पर्टिकुलर जो फार्मिंग होगी तो वो भी होती है, टिम्बर की फार्मिंग भी होती है। सो देयर आर, उसको कहते हैं प्लांटेशन एग्रीकल्चर, ऐसी चीज़ बनाना जिससे कि टिम्बर का इंफ्रा जो भी ये है इंडस्ट्री, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होता है। इंफ्रास्ट्रक्चर में लकड़ी भी तो लगती है, तो टिम्बर की भी फार्मिंग की जाती है, दरवाजे बनते हैं, लकड़ी बनती है। फूड ग्रेन डोवा लिखा है। सो मोस्ट ऑफ द फूड ग्रेन्स, मोस्ट ऑफ द फूड एंड फूड ग्रेन्स, तो हमारे यहाँ मोस्ट ऑफ द फूड पैदा होता है और साथ में ग्रेन्स भी होते हैं। फूड में जो भी चीज़ हम खाते हैं वो फूड है। ओके, इट प्रोड्यूसेस रॉ मटेरियल। आयुष अपनी जगह, हम भी आएंगे, अभी हम भी आएंगे ना 5:30। It produces raw material like for various industries, for various industries। तो बहुत सारे रॉ मटेरियल्स होते हैं, जैसे कॉटन है, टेक्सटाइल है। शुगर इंडस्ट्री के लिए क्या चीज़ उगती है बताओ? तो शुगर केन। हाँ, सो कॉटन होता है, इसी तरीके से जूट होता है, इसी शुगर केन, सो शुगर केन, तो ये सब इस्तेमाल होता है। एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स लाइक टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस आर एक्सपोर्टेड एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज। तो कई ऐसी चीज़ें हैं जिससे हमें पैसा मिलता है। एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स, एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स जैसे आप दार्जिलिंग टी है जो हमें यहाँ पर 250-400 रुपये किलो मिल जाती है, वो बाहर 2000 रुपये केजी तक बेची जाती है। जो बासमती राइस हम यहाँ पर 150 रुपये किलो खाते हैं, वही कंबोडिया में या दूसरी जगह काफ़ी 10 गुना तेज रेट में। इससे हमें फॉरेन एक्सचेंज बहुत मिल जाता है। सो एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट्स लाइक टी, ये बात अलग है कि हम इन्फीरियर क्वालिटी की दार्जिलिंग चाय हमारे यहाँ रह जाती है, एक्सपोर्ट क्वालिटी की अलग होती है जो बाहर भेजी जाती है, उसमें कोई कमी नहीं होती है। सो वो बहुत अच्छी होती है। टी, कॉफ़ी, स्पाइसेस आर एक्सपोर्टेड, और बहुत सारे मसाले भी हैं एक्सपोर्टेड, एंड अर्न फॉरेन एक्सचेंज, और इससे हमें विदेशी मुद्रा मिलती है जिससे कि रेवेन्यू बढ़ता है, हमारा राजस्व बढ़ता है। एक्सचेंज, तो वो अर्न फॉरेन एक्सचेंज एंड इंक्रीज इन एक्सचेकर, या हमारे राजस्व या रेवेन्यू को बढ़ाते हैं। नाउ अब ये देखेंगे कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग कौन कौन सी होती है। सो टाइप्स ऑफ फार्मिंग, there are various types of farming in country. One is primitive subsistence farming. Primitive subsistence farming. Second is intensive subsistence farming. Intensive subsistence farming. और तीसरी चीज है कि कॉमर्शियल एग्रीकल्चर फार्मिंग। एग्रीकल्चरल, एंड नेक्स्ट वन इज प्लांटेशन फार्मिंग, दैट इज प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर। नाउ प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग से कुणाल आप क्या समझते हैं? व्हाट डज इट मीन?
बोलो। नाउ द टाइप ऑफ फार्मिंग इन स्मॉल पैचेस, कि हम कहीं कुछ भी यूज़ ना करें और कहीं की ज़मीन पे कुछ उगा दें जहाँ प्लेन जैसी लैंड दिखे, और जब तक उगाते रहें जब तक वहाँ की फर्टिलिटी हो। जब वहाँ की सॉइल की फर्टिलिटी ख़त्म हो जाए हम दूसरा पैच वर्क ढूंढ लें। जैसे आदि मानव लोग नहीं खेती करते थे, एक जगह उगाया, जब वहाँ की ज़मीन बेकार हो गई तो दूसरी जगह उगाया, ज़मीन की तो कोई कमी नहीं थी। सो इस तरीके की फार्मिंग को क्या कहेंगे कि व्हेन वी यूज़ वन पैच ऑफ लैंड अनटिल इट बिकम्स इनफर्टाइल, जब इसकी सॉइल फर्टाइल लूज होने लगे, एंड आफ्टर दैट वी शिफ्ट टू सम अदर पैच ऑफ लैंड एंड स्टार्ट कल्टिवेटिंग। अगर वहाँ पर हम फसलें उगाना शुरू कर दें, कृषि उपज करना, उसकी देखभाल करना, कल्टिवेशन में सब कुछ आ जाता है, इरिगेशन भी आ जा सकता है, सोइंग भी आ सकता है, प्लोइंग भी आ जाता है। तो कल्टिवेशन में हार्वेस्टिंग भी आ जाता है, फसल काटना। कल्टीवेशन अगर कुछ भी कर रहे हैं क्रॉप का कल्टीवेशन, तो रख रखाव सब आ जाता है। तो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग क्या होती है? सब्सिस्टेंस फार्मिंग, so that means the type of farming in few pockets of India, सब जगह नहीं होती लेकिन कहीं कहीं जो बहुत अभी भी ऐसी जगह हैं जो शेड्यूल्ड ट्राइब लोग रहते हैं, आदिवासी लोग, तो अनुसूचित आदिवासी लोग, जनजातियाँ। सो इट इज़ प्रैक्टिस्ड, इट इज़ प्रैक्टिस, सब जगह नहीं है, इन फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया। सो ये कहीं कहीं पर होती है, प्रैक्टिस इन फ्यू पॉकेट्स ऑफ, ब्लर है तो ठीक है, हाँ ओके, फ्यू पॉकेट ऑफ इंडिया, ठीक है। सो बोलो ठीक है, नहीं तो फिर दूसरे, हाँ। सो in this kind of farming, in this type of farming, cultivation is done, cultivation is done in small patches of land, जहाँ जहाँ ठीक ठीक लगी, प्लेनर एरिया है, पैचेस ऑफ लैंड, उससे ज़्यादा प्लेन नहीं करना, जहाँ ठीक ठीक ज़मीन लगी वहाँ उगा लिया, और फिर उसके बाद जब तक उगता रहा तब तक उगाते रहे, फिर छोड़ दिया। पैचेस ऑफ लैंड, उसमें कोई इनपुट नहीं डाला, कोई फर्टिलाइजर भी नहीं डाला, कोई मैन्योर भी नहीं डाला। सो स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड यूजिंग प्रिमिटिव टूल, और उसमें भी कुदाल से, फावड़े से, जो भी एग्रीकल्चरल टूल है, बहुत अच्छे टूल भी नहीं यूज़ किए, यूजिंग प्रिमिटिव टूल्स, कन्वेंशनल टूल्स जो बहुत पहले से चले आए हैं, ठीक है, आउटडेटेड टूल्स, एंड फैमिली लेबर, बाहर से किसी को बुलाया भी नहीं, फैमिली लेबर ऐसा यूज़ किया। एंड आफ्टर दैट इन दिस केस, इन दिस फार्मर क्लियर से पैच, पहले उस जगह की वीडिंग उखाई, जो झाड़ झंखाड़ है उसको हटा दी, उसको क्या कहते हैं, क्लियर से पैच, उस पैच को क्लियर करता है, प्लो इट, फिर उस अब देखो उसमें तो हम इनपुट कुछ ना कुछ डाल ही देते हैं, लेकिन वो भी एक प्रिमिटिव का ही टाइप है, वो उससे ज़्यादा तो हम उसमें कुछ नहीं करते हैं, क्लियर करते हैं एक पैच को, फिर क्या करते हैं कि उसके बाद प्लो इट एंड प्रोड्यूस सेरियल्स एंड प्रोड्यूस, या तो हम सीरियल्स दालें उगाएंगे, और या फिर क्या करेंगे, या इसके अलावा मिलेट्स जो भी है ग्रेन्स उगाएंगे, या फूड मटेरियल वेजिटेबल कुछ ना कुछ उगाएंगे, प्रोड्यूस करते हैं। मिलेट्स में भी रागी है, ये सब दालें आ जाती हैं, जो भी अनाज है मिलेट्स में क्या जाता है, कार्बोहाइड्रेट। सो व्हेन सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, व्हेन सॉइल फर्टिलिटी डिक्रीजेस, तो क्या किया जाता है, देन
farmer shift to some other patch of land, then farmer shifts cultivation into new patch of land, दूसरे जमीन के भूमि खंड में वो काम करने लगता है। तो ऐसा होता है इसमें, इसको कहते हैं प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो दिस टाइप ऑफ शिफ्टिंग अलाउज नेचर टू रिप्लेनिश द फर्टिलिटी। धीरे धीरे फिर क्या होगा कि द प्रीवियस पैच गेट रिप्लेनिश्ड अंटिल प्रीवियस पैच गेट रिप्लेनिश्ड। ये कब तक करेगा? अंटिल प्रीवियस पैच ऑफ लैंड रिप्लेनिश इट्स न्यूट्रिएंट्स। जब उसको फिर से न्यूट्रिएंट्स ले लेगा नेचर से या और कहीं से, तो धीरे धीरे सॉइल अपने नेचुरल प्रोसेस, अंडर नेचुरल प्रोसेस। तो ये चीज़ होता है, क्योंकि उसमें फिर क्या होगा कि छोटे छोटे कई नीमाटोड्स होते हैं जैसे अर्थवॉर्म, ये सब है, तो वो धीरे धीरे ज़मीन की फर्टिलिटी वापस लाने में मदद करते हैं। तो नेचुरल प्रोसेस से जब ये वापस हो जाएगा फिर उसके बाद फिर लौट आएगा प्रीवियस पैच में। तो ये तो एक बात हो गई। हियर क्या है, लैंड प्रोडक्टिविटी इज़ लो, तो इसमें बहुत ज़्यादा उपज नहीं होगी क्योंकि आपने कुछ इनपुट दिया ही नहीं। तो लैंड प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज़ लो, प्रोडक्टिविटी पर हेक्टेयर इज़ लो and no fertilizer or modern input is used, and no fertilizer और मॉडर्न इनपुट इज यूज। हो सकता है कि पानी का यूज़ कर ले तो कर ले। हाँ बोलो। सर कौन से स्लाइड से आप लिखा रहे हो? क्या? सर कौन से स्लाइड से लिखा है? ये लर्न CBSE ज्योग्राफी पे जाइए, साइट है, और उसमें खोलिए एग्रीकल्चर क्लास 10th नोट्स। इंटेंसिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। तो पहले हमने देखा कि एक्सटेंसिव, और एक ये वाली बुक है, तो एक तो लर्न CBSE है, एक सोशल साइंस एडवाइज़र, एक इससे कर रहे हैं, और एक लर्न CBSE है, बाकी आपकी बुक है। 3 चीज़ों से। तो इसमें जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट है मैं सब बता दे रहा हूँ। अब देखो, नेक्स्ट इज इंटेंसिव। एक हमने बोला प्रिमिटिव। इंटेंसिव सब्सिस्टेंस का क्या मतलब है? जो डेंसली पॉपुलेटेड जगह है वहाँ पर इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग होती है। सो दिस इज प्रैक्टिस्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड जोन। इट इज प्रैक्टिस्ड, जैसे नॉर्थ इंडिया हो गया, बिहार हो गया, इट इज़ प्रैक्टिस्ड इन डेंसली पॉपुलेटेड जोन। वहाँ पर बड़े बड़े फार्मिंग मेथड नहीं यूज़ किए जा सकते हैं। वहाँ पर बड़े बड़े ट्रैक्टर ऐसे नहीं यूज़ किए जा सकते हैं कि एक ट्रैक्टर चला दो तो 10 हेक्टर का एक साथ सफाया हो जाए, क्योंकि वहाँ छोटे छोटे टुकड़े हैं लोगों के पास ज़मीन के। तो क्या वो यूज़ कर सकेंगे? हैवी मशीनरी, हार्वेस्टिंग मशीन या इस तरीके की प्लोइंग मशीन वहाँ चल ही नहीं पाएगी। उसमें खड़ी होगी तब तक तो उनका खेत ख़त्म हो जाता है। तो इसलिए उनको बस दूसरे मेथड यूज़ करने पड़ते हैं। सो इन दिस इट इज़, ये कैसी होती है? इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। इसमें लेबर भी लगते हैं। इट इज़ लेबर इंटेंसिव फार्मिंग। इसका मतलब क्या है कि उनको लेबर हायर करने पड़ते हैं। यील्ड पर हेक्टेयर इज़ हाई। क्यों? यील्ड ज़्यादा क्यों रहता है? सो यील्ड पर हेक्टेयर इज़ हाई ड्यू टू, इसमें इनपुट डालना पड़ता है, हाई डोजेज ऑफ बायोकेमिकल इनपुट। हाई डोजेज, ज़्यादा वो खेत में फर्टिलाइज़र डालते हैं कि साल की 4 फसल उगा लें, रबी खरीफ जायद के अलावा एक और भी उगाना चाहते हैं। तो ड्यू टू हाई डोजेज ऑफ इनपुट, हाई डोजेज
ऑफ इनपुट, किसका इनपुट? इनपुट जैसे बायोकेमिकल्स, बायो फर्टिलाइजर्स, मैन्योर्स भी यूज़ कर सकते हैं, जो चीज़ यूज़ करना चाहें। मैन्योर ऑर्गेनिक करनी है तो ये यूज़ करें। द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज स्मॉल, तो यहाँ ज़्यादा बड़े बड़े ट्रैक्टर नहीं चल सकते हैं। द साइज ऑफ लैंड होल्डिंग अमेरिका की तरह नहीं है कि 2 आदमी लग गए तो पूरा बहुत बड़ा 100 हेक्टेयर का खेत जोत दिया, कल्टीवेशन कर लिया। यहाँ ऐसा नहीं है। सो साइज ऑफ लैंड होल्डिंग इज स्मॉल। हाँ बोलिए। एंड अनइकोनॉमिकल, और अनइकोनॉमिकल इतनी खेत की मेड़ या बाउंड्री होती है, उसी में बहुत सारा खेत चला जाता है, मिट्टी। अनइकोनॉमिकल, तो इस तरीके से इतना कुछ होते हुए भी प्राइमरी सब्सिस्टेंस से तो ज़्यादा है यील्ड, लेकिन फिर भी अनइकोनॉमिकल है क्योंकि लेबर कॉस्ट बहुत लग गई ना। फार्मर टेक्स मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम द लिमिटेड लैंड बाय रेजिंग 2-3 क्रॉप्स इन ए ईयर। फार्मर टेक मैक्सिमम आउटपुट फ्रॉम लैंड बाय रेजिंग 2-3, कुछ लोग 4 भी कर लेते हैं, क्रॉप्स पर ईयर। ओके, स्क्रीन रुक गई है, मैं दूसरे नेटवर्क पे जाता हूँ। अभी आई थिंक अब ये प्रॉब्लम, वाटर रिसोर्सेज के मैप आएंगे चलो और बाकी रिसोर्सेज जो भी होगा हम करा देंगे, आप देख लीजिएगा। ठीक है, इतना समझ में आ गया। अब आई थिंक नहीं रुकेगी। 2-3 क्रॉप्स इन ए ईयर फ्रॉम द सेम लैंड। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपके पास पिछले साल की वीडियो था वो मल्टीपल क्रॉपिंग इज प्रैक्टिस्ड, मल्टीपल क्रॉपिंग भी की जाती है। ओके, मल्टीपल यानी बहुत सारी क्रॉप्स इन द सेम लैंड, तो मल्टीपल क्रॉपिंग भी एक साथ की जाती है कि एक ही चीज़ नहीं उगा रहे हैं, 2-2, 3-3 चीज़ जैसे किसी खेत में उगा रहे हैं, तो मल्टीपल क्रॉपिंग भी होती है। यहाँ पर व्हीट, यहाँ पल्स, और यहाँ पोटैटो, ऐसे भी किया जा सकता है। नाउ कॉमर्शियल एग्रीकल्चर, अब थर्ड है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। सो अब इसमें फूड ग्रेन्स या फूड नहीं उगाया जाता। कॉमर्शियल एग्रीकल्चर कुछ और चीज़ें होंगी, या फिर ये समझ सकते हैं कि कुछ भी ऐसी चीज़ जिससे कोई इंडस्ट्री चलती हो, वो, हाँ, जिससे कोई इंडस्ट्री चलती हो वो चीज़ इसमें उगाई जाती है। क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन फॉर कॉमर्शियल पर्पजेज। क्रॉप्स आर मेनली ग्रोन फॉर commercial purposes. It is practiced on large piece of land by scientific and commercial machines. It is grown on, क्योंकि अगर 1-2 ट्रक लेके जाओगे किसी के पास केन शुगर, तो कोई लेगा भी नहीं। फैक्ट्री वाला, केन शुगर फैक्ट्री जहाँ पर है, शुगर फैक्ट्री, उसको चाहिए 20 ट्रक 25 ट्रक, तो कौन एक ट्रक कौन लेगा आपसे। तो इस तरीके से बड़ी बड़ी लैंड जिनके पास होती है वो कॉमर्शियल फार्मिंग करते हैं। इट इज़ ग्रोन ऑन लार्ज पीस ऑफ लैंड जैसे कि यूपी को शुगर का बाउल कहा जाता है। भारत में अगर चीनी का कटोरा किसी को कहा जाता है तो यूपी को कहा जाता है। सो लार्ज पीस ऑफ लैंड ऑन बाई साइंटिफिक एंड कॉमर्शियल मशीन, ठीक है, बाई साइंटिफिक मेथड
तो इसमें साइंटिफिक मेथड भी यूज़ होता है। शुगर सीड से शुगर केन तो महाराष्ट्र में भी ज़्यादा होता है। महाराष्ट्र में कॉटन का ज़्यादा है, अभी हम मैप देख लेंगे तो मैप से पता चल जाएगा। सो कॉमर्शियल साइंटिफिक मेथड एंड मशीन्स, ठीक है, मॉडर्न मशीन्स। चीनी का कटोरा, मॉडर्न मशीन एंड टेक्नोलॉजी। ओके, सो ब्लैक सॉइल, ये बात सही है, वहाँ पे कॉटन होता है महाराष्ट्र में। तो इसी वजह से तो मुंबई, सूरत, इन सब में कॉटन की इंडस्ट्री बहुत पहले से ही चली आ रही है। आज़ादी के समय में कॉटन वर्कर्स का नाम आप सुनते हैं, तो वो सब उसी तरीके की हिस्ट्री भी होती है, जोग्राफी जैसे वैसी हिस्ट्री भी बनती है। अब ज़रा देखो इसमें क्या क्या चीज़ें यूज़ होती हैं। एग्जाम्पल, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स, ये तो आपको मालूम है ना, HYV क्या होता है, फर्टिलाइजर्स, फर्टिलाइजर्स। और इसके अलावा क्या होता है, इरिगेशन, इरिगेशन के लिए भी कुछ ना कुछ इस तरीके के मेथड यूज़ किया जा सकता है। गुजरात में भी ऐसा ही है, तो जैसा सॉइल होगा वैसे वहाँ पर मेथड होगा। द डिग्री ऑफ कॉमर्शलाइजेशन वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, कहाँ कितना कॉमर्शलाइजेशन है ये बदलता रहता है। सो डिग्री ऑफ कॉमर्शियलाइजेशन वेरीज फ्रॉम वन रीजन टू अनदर, वन रीजन टू अनदर, कहीं ज़्यादा साइंटिफिक है कहीं कम, ये जैसा वहाँ की सरकारें प्रमोट करें। राइस इज़ ए कॉमर्शियल क्रॉप इन पंजाब, वाइल उड़ीसा में कुछ और तरीके की वहाँ सब्सिस्टेंस क्रॉपिंग होती है, दैट इज़ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, वो हम आगे देखेंगे। तो उड़ीसा में टिम्बर होता है, वहाँ लकड़ी के बहुत बड़े बड़े वन उगाए गए हैं, यानी कॉमर्शियल प्लांटेशन। वहाँ चीड़, देवदार, यूकेलिप्टस, इस तरीके से जो भी टीक वुड के बड़े बड़े वो पेड़ लगाए गए हैं, जिससे टीक की लकड़ी, साखू, सागौन बहुत महंगी होती है, कभी सड़ती नहीं है। अगर ये जो शिकारे हैं, कभी कोई श्रीनगर गया है, 100 साल से पानी में खड़े हैं और मजाल है कि दीमक लग जाए या सड़ जाए, पानी में तैर रहे हैं लेकिन कहीं न दीमक न कुछ, तो उसको साखू, सागौन की लकड़ी, ऐसी भी लकड़ी होती है। तो वो सब प्लांटेशन फार्मिंग है। तो एग्जाम्पल के तौर पर इन पंजाब, राइस इज़ द कॉमर्शियल क्रॉप इन पंजाब, राइस इज कॉमर्शियल क्रॉप इन पंजाब, तो वहाँ की है। नाउ नेक्स्ट, हरियाणा भी दिया हुआ है। तो हाँ, पंजाब हरियाणा दोनों की है। तो फिर तो वेस्ट बंगाल भी होनी चाहिए। तो जैसा हो, तो अब एक एग्जाम्पल दिया गया है, होगा तो अभी वो हम लोग मैप में देखेंगे ना। सो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ प्लांटेशन एग्रीकल्चर, सो प्लांटेशन एग्रीकल्चर चौथा है। What does it mean by plantation agriculture? A single type of crop is grown. Crop is grown in large area. ये नहीं है कि 3 महीने में काट लो, 10 साल तक वो टीक वुड उगे रहते हैं, तब जाके उनकी कटाई होती है। 20 साल लग जाते हैं, एक पीढ़ी लगाती तो दूसरी पीढ़ी खाती है। हाँ बोलो। सर जो सर हमारे सर ने बताया था कि मैप सिर्फ है ना वो रिसोर्सेज में से आएगा, वाटर रिसोर्सेज। ठीक है, वो करा देंगे। ए सिंगल टाइप ऑफ नहीं होगा तो 8 बजे फिर क्लास ले लेंगे। सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप, सिंगल टाइप ऑफ क्रॉप इज ग्रोन, अभी देखते हैं कितना हो पाता है, ग्रोन ऑन ए लार्ज एरिया, लार्ज एरिया में उगाया जाएगा, एंड इट इज कैरीड आउट इन लार्ज स्टेट, इट टेक्स सेवरल ईयर टू, ठीक है, इसका जो फोटो पीरियड है वो कितना है, सेवरल ईयर्स, इट टेक्स several years to 8 बजे में फिर से आज शाम को क्लास होगी। अभी देखते हैं कितना हो पाता है, तभी हम बता पाएंगे। इट टेक्स सेवरल ईयर टू प्रोड्यूस, ठीक है, सच क्रॉप्स। फॉर एग्जाम्पल ये जैसे टीक वुड प्लांट्स,
टी कुड प्लांट्स, तो इनमें कई साल लग जाते हैं, इनका कुछ फोटो पीरियड 10 साल का है, 15 साल का है, तो उतने साल बाद ही है, ठीक है। एंड इसमें किस चीज़ की जरूरत पड़ती है? सो प्लांटेशन इज कैरीड आउट ऑन लार्ज स्टेट यूजिंग लॉट ऑफ कैपिटल इंटेंसिव यूनिट। नाउ प्लांटेशन is carried out on large estate। कुछ पूछना है तो सीधे पूछ लो। स्टेट यूजिंग लॉट ऑफ यूजिंग नहीं, यही लेंगे फिर तो, इंटेंसिव यूनिट, लॉट ऑफ कैपिटल, लॉट ऑफ कैपिटल। सो और स्टेट होता है लार्ज स्टेट, बड़े बड़े स्टेट होते हैं यानी ज़मीन के टुकड़े, उसको कहते हैं कि इनका स्टेट, उनका नाम भी होता है। यूजिंग लॉट ऑफ कैपिटल आप बात करोगे तो फिर क्लास नहीं हो पाएगी। इंटेंसिव यूनिट्स, और उसमें सघन खेती की जाती है, बहुत घनी। इंटेंसिव यूनिट्स का मतलब है कि बहुत घने वन होंगे। लॉट ऑफ माइग्रेंट लेबर वर्क, उसमें बहुत सारे ऐसे लेबर काम करेंगे जो वहीं रह जाते हैं, जैसे बिहार से बुला लिए सस्ते लेबर, बोलते हैं कि ज़िंदगी भर रहो उसकी खेती करो। तो इसमें किस तरीके के लेबर यूज़ किए जाते हैं बताओ? लॉट ऑफ माइग्रेंट लेबर, जो बाहर से आते हैं, वहाँ रहते हैं और काम करते हैं। हाँ बोलो। सर आपने बताया था कि जो इंडियन तमिल थे वो भी श्रीलंका में प्लांटेशन वर्कर के तौर पे लेके गए थे। हाँ गए थे, तो वो इंडियन तमिल्स हैं, वो वहाँ प्लांटेशन के लिए गए थे, तो वहाँ दो तरीके के तमिल हैं, तो ये बात सही है। तो माइग्रेंट लेबर्स, तो ये देश में भी माइग्रेशन होता है, इंटर स्टेट माइग्रेशन, फिर इसके अलावा इंटर कॉन्टिनेंटल माइग्रेशन होता है। जैसा भी हो माइग्रेशन तो होता है ना। तो दूसरे प्रवासी जो होते हैं राज्य के, और कभी कभी प्रवासी देश के प्रवासी हो जाते हैं, प्रवासी पक्षी भी होते हैं। तो बिहार में सस्ते लेबर होते हैं। हाँ, बिहार के लेबर सस्ते हैं। सो लॉट ऑफ माइग्रेंट लेबर्स आर यूज्ड, और वो टफ वर्किंग है, यानी ऐसे हैं कि काम ज़्यादा करते हैं और कम पैसे में भी करते हैं, तो हार्ड वर्किंग है, इसलिए लोग उनको रखते हैं। ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्रीज। सो ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल्स, जो भी इसके प्रोडक्ट्स हैं ये कहाँ यूज होते हैं? ऑल द प्रोड्यूस इज यूज्ड एज रॉ मटेरियल, इन रिस्पेक्टिव इंडस्ट्री। कभी कभी तेंदू के पत्ते, जिससे बीड़ी नहीं बनाई जाती, उसका प्लांटेशन किया जाता है। कहीं तेंदू के पेड़ लगा दिए तो उससे बीड़ियाँ बन रही हैं, तो ऐसे भी होता है। और कभी कभी मेडिसिनल फार्मिंग के लिए भी स्टेट्स बनते हैं। द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर द मार्केट, कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। द प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट। लेकिन ये 2-3 महीने की नहीं है, इन दोनों में थोड़ा फर्क है। ये होता है गन्ना उगा दिया, जल्दी से उग गया, 2 महीने में उग गया, ये नहीं होता, ये 10 साल में उगता है। समझ में आई कि नहीं दोनों में फ़र्क? इसका कॉमर्शियल और इसमें फ़र्क है। 3 महीने में कटाई बुआई सब हो जाती है, इसका कल्टीवेशन पीरियड 3 महीने का है। और इसका कैसा है? कॉमर्शियल फार्मिंग में सब बनाना के ट्री आते हैं ना। कॉमर्शियल में बनाना ट्री, कई ऐसे भी होते हैं जो जैसे बनाना का ट्री है, तो हो सकता है कि अगर सिंगल बार वो फ्रूट दे दे तो अगली बार देता है कि नहीं। कुछ लोग कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं जो पेरीनियल होते हैं, या कुछ बाईएनियल होते हैं कि 2 साल में एक बार फल देते हैं, कुछ हर साल फल देते हैं। तो कई तरीके के कॉमर्शियल फार्मिंग होती है। तो एक होता है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर अलग चीज़ है, अब मतलब एग्रीकल्चर में ही है कि उसको सब कुछ कृषि से संबंधित है, पर फिर भी प्लांटेशन में वो सालों साल चलता रहता है, फिर कई साल का होता है। लेट अस डिफ्रेंशिएट बिटवीन दोस्त। तो अब हम इनको डिफ्रेंशिएट करेंगे। ओके, नाउ
डिफरेंस बिटवीन कॉमर्शियल एग्रीकल्चर एंड प्लांटेशन एग्रीकल्चर। तो इनका हम डिफरेंस देख लें कि क्या होगा। मिक्स्ड क्रॉपिंग, नाउ प्लांटेशन फार्मिंग क्या होती है? इट इज़ अ टाइप ऑफ कमर्शियल फार्मिंग। इट इन्वॉल्व्स फार्मिंग ऑन लार्ज एरिया टू मैक्सिमाइज इनपुट एंड आउटपुट एंड प्रॉफिट। सो इट रिक्वायर्स ह्यूज कैपिटल। कभी भी हम जब ये कहेंगे कमर्शियल एग्रीकल्चर तो इसमें बहुत सारा कैपिटल लगेगा। इट रिक्वायर्स दो अलग अलग चीज़ें हैं, एक कमर्शियल फार्मिंग है और एक प्लांटेशन एग्रीकल्चर। जो मैं कमर्शियल एग्रीकल्चर कह रहा हूँ उसे कमर्शियल फार्मिंग भी कहा जा सकता है। तो मैं इन दोनों का डिफरेंस बता दूँ। और एक है प्लांटेशन एग्रीकल्चर। सो नाउ इसमें कौन कौन से आएंगे? जैसे रबर हो गया, कॉफ़ी हो गया, तो रबर के ट्रीज जो हो गए, एग्जाम्पल क्या हो गए? रबर, तेंदू लीव्स, तेंदू लीव्स, टिम्बर, टिम्बर में टीक वुड, टीक वुड, और भी जो भी सागौन, साखू, ऐसे लकड़ियाँ होती हैं। इंडिगो, इंडिगो का आजकल बैन हो गया है, क्योंकि उससे क्या होता है कि स्वास्थ्य पर असर पड़ता है, तो उसको दूसरे मेथड से बना दिया जाता है, केमिकल मेथड से। इंडिगो की खेती नहीं की जाती है। नाउ अब जरा देखो कॉमर्शियल फार्मिंग क्या होती है कि कॉमर्शियल फार्मिंग क्रॉप्स आर डेवलप्ड फॉर कॉमर्शियल यूज ओनली। इतना बात समझ में आ गया? कॉमर्शियल यूज़ के लिए क्या ये सब जो भी है कॉमर्शियल क्रॉप्स क्या हैं कि उसको टुकड़े में नहीं बेचा जाता है। वो राइस बेच दिया गया किसी ऐसी जगह को जिस राइस से वो पापड़ बना है। समझ में आई बात कि नहीं? खाने के लिए नहीं बनाते हैं वो राइस, वो ऐसी जगह किसी इंडस्ट्री को बेचेंगे, जैसे रिलायंस को बेच दिया सारा राइस। तो वो क्या करेगा? क्या उस राइस से वो कुछ बनाएगा? सेकेंडरी प्रोडक्ट्स भी तो बनते हैं ना प्राइमरी प्रोडक्ट्स के अलावा, बोलो। और एक टर्सरी सेक्टर होता है। तो वो जो ये जो ज़मीन में चावल उगेगा वो तुम्हारे हाथ भी नहीं लगेगा, वो बोरे में भर के रिलायंस को दे दिया जाएगा, या टाटा को दे दिया जाएगा, या और किसी को दे दिया जाएगा। बड़ी बड़ी इंडस्ट्री ले जाएंगी। तो ऐसा कुछ भी जो आप बड़ा सोचते हो, लेज ले जाएगी सारा, तो सेकेंडरी पर्पस के लिए किया जाता है। इट इज़ इसमें क्या होता है कॉमर्शियल फार्मिंग है, इट इज़ एफिशिएंट मेथड दैट इज़ कैरीड आउट ऑन ए लार्ज स्केल। और इसमें लार्ज ये लेबर और सब कुछ का यूज़ किया जाएगा, जिससे कि मैक्सिमम आउटपुट एंड मिनिमाइजिंग इनपुट, सो दैट मार्जिन लार्ज रहे। इतनी बात समझ में आई? प्लांटेशन एग्रीकल्चर इज ए मेथड ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। तो ये भी एक मेथड है वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर प्रॉफिट, लार्ज लैंड एरियाज आर रिक्वायर्ड फॉर दिस। इट इज आल्सो ए काइंड ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। ये जो प्लांटेशन एग्रीकल्चर है, इट इज ए सब डिवीजन। और इसमें क्या चीज़ की जाती है कि वेयर द प्रॉफिट इज फर्दर इंक्रीज, तो प्रॉफिट को और ज़्यादा इनहेंस किया जाता है। ठीक है, क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर प्रॉफिट। So this is a subdivision of plantation farming। ये इसको अलग से ना कहा जाए, उसी में कहा जाए। अभी मैं फ्लो चार्ट में भी हटा दूंगा। इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ प्लांटेशन फार्मिंग। फार्मिंग भी बोल सकते हो या एग्रीकल्चर भी बोल सकते हो। वेयर क्रॉप्स, इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। जो प्लांटेशन है वो क्या है? इट इज़ अ सब डिवीजन ऑफ कॉमर्शियल फार्मिंग। और इसमें ऐसी चीज़ उगाई जाती है जो खाई नहीं जाएगी, बस वो टिम्बर होगा, तेंदू पत्ती होगी, रबर है, ये सब खाए जा सकते हैं क्या? सो वेयर क्रॉप्स आर ग्रोन फॉर प्रॉफिट, जो भी इसके प्रोड्यूस हैं वो इसमें इस्तेमाल होते हैं। नाउ अब हम आगे की बात करें कि
इट इज ग्रोन एज पर द नीड ऑफ इंडस्ट्री। ये किस तरीके से होता है? इट इज ग्रोन, उनसे पूछा जाता है तुम्हें किस तरीके की रबड़ चाहिए, तो फैक्ट्री बताएगा इस तरीके की रबड़ चाहिए, तो वही उगाया जाएगा। इट इज ग्रोन एज पर द नीड ऑफ इंडस्ट्री, नीड ऑफ इंडस्ट्री। ज़्यादा फर्क नहीं है बट फिर भी थोड़ा बहुत तो फर्क है। अब हम आगे की बात करें कि देयर आर सम more points to be known। कुछ और भी बातें कर लें इस पर। Now अब देखो कि प्रिमिटिव सबसिस्टेंस में भी कुछ अलग अलग चीजें हैं। जो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस हैं उसके क्या टाइप्स हैं? सो प्रिमिटिव सबसिस्टेंस मेथड या फार्मिंग या एग्रीकल्चर, उसके कुछ टाइप्स हैं। जैसे स्लैश एंड बर्न, इसका मतलब क्या होता है? यानी फार्मर क्लियर ए पैच बाय बर्निंग वेजिटेशन एंड प्रोड्यूस सीरियल्स एंड अदर फूड। और दूसरा क्या है कि झूमिंग, तो झूमिंग है, पालमाऊ, अलग अलग उनके नाम भी हैं। तो झूमिंग में क्या होता है कि एक जगह से दूसरी जगह वो घूमते रहते हैं, झूमिंग। ये मैं बताऊंगा अभी कि व्हाट इज झूमिंग, ठीक है। और फिर डिफरेंट स्टेट में अलग अलग इनके नाम हैं। लेट अस सी व्हाट डज इट मीन प्रिमिटिव सबसिस्टेंस फार्मिंग। सो इन स्लैश एंड बर्न मेथड a patch of land is cleared by burning its vegetation, burning its vegetation, जो भी वेजिटेशन उगा है उसको बर्न किया जाएगा। एंड फिर उस पर क्या किया जाएगा? एंड सीरियल्स एंड अदर फूड क्रॉप्स आर ग्रोन इन इट। और फिर उस ज़मीन पर जब वो क्लियर हो जाएगी तो दालें उगाई जाएंगी। सीरियल्स एंड अदर फूड प्रोडक्ट्स आर ग्रोन अनटिल, कब तक? सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर डिप्लीटेड, जब तक कि उस सॉइल के न्यूट्रिएंट्स खर्च ना हो जाए, तब तक इनफर्टाइल ना हो जाए। सिर्फ न्यूट्रिएंट्स, ऐसा नहीं है कि ज़मीन का सर्वनाश नहीं किया जाता है। अनटिल सॉइल न्यूट्रिएंट्स आर खत्म हो जाए, बस डिप्लीटेड, तो ये चीज़ किया जाता है। देन अदर पैच इज बर्न्ट, ये चीज़ है। देन अदर पैच ऑफ लैंड is burnt. The inhabitant farmer does not shift from one place to other, वो वहीं आसपास बर्न करता रहेगा। तो फार्मर क्या करेगा? does, वो खाना बदोश नहीं है, does not shift from one place to another। जबकि झूमिंग में क्या होता है कि डिफरेंट रीजन से झूमिंग, ठीक है। देखो मे शिफ्ट भी कर सकता है, बस एक ही मेथड, इसमें थोड़ा चेंज करना पड़ेगा। फार्मर मे शिफ्ट, क्योंकि दूसरी जगह उसे ज़मीन मिल जाएगी। तो फार्मर मे शिफ्ट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। तो इसका जो हमने आपको बताया कि स्लैश एंड बर्न मेथड है, और कहीं कहीं से क्या कहा जा सकता है, इसके अलग अलग नाम हैं, और ये इसके डिविजन्स ना लिखो।
स्लैश एंड बर्न कर दिया, उसी को दूसरी जगह पे और दूसरी जगह पे क्या नाम दे दिया गया, कहीं स्लैश एंड बर्न कहा, कहीं झूमिंग कहा, कहीं पर इसे क्या कह दिया नाउ, कहीं पर पैम लाउ कहा, अलग अलग नाम है, पैम लाउ ये सब एक ही चीज़ है, और कहीं कहीं पे दीपा कहा, तो ये सारे अलग अलग नाम हैं, ये और लगा दीजिए। तो अब जैसे इसको क्या नाम दिया जा सकता है, फार्मर अगर उसे वो जगह सही नहीं पसंद आई तो दूसरी जगह शिफ्ट हो जाएगा। अब लाइक इट इज़ नोन, इट इज़ नेम्ड एज झूमिंग, तो कहाँ पे, नॉर्थ ईस्ट इंडिया में इसे झूमिंग कहा जाता है, इन नॉर्थ ईस्ट। और पैमलाऊ कहाँ कहा जाता है, सो इन मणिपुर में इसे दूसरे नाम से कहा जाता है पैमलाऊ, इन मणिपुर। दीपा इन बिहार, बस्तर में कहा जाता है, मध्य प्रदेश में बस्तर, ऐसे अलग अलग जगह पर कुछ न कुछ इसके नाम हैं। नाउ नेक्स्ट इज देयर आर 3 क्रॉपिंग सेशंस। सो क्रॉपिंग सेशंस इंडिया में क्या होते हैं, क्योंकि ये सब मानसून हार्वेस्टिंग है हमारे यहाँ, तो क्रॉपिंग सेशंस देखिए, सीजन्स, कौन कौन से क्रॉपिंग सीजन्स होते हैं, रबी क्रॉप, खरीफ क्रॉप एंड जायद क्रॉप। तो रबी, खरीफ ये तो 2 मेन है, और जायद इंटरमीडिएट है। सो जायद सीजन, रबी में क्या है, इन अक्टूबर टू दिसंबर, जबकि इसके बाद जून टू जुलाई, और जायद इसके बीच में होगा, दैट इज अब अक्टूबर टू दिसंबर है, और ये खरीफ किस में होता है, सोन जून जुलाई एंड हार्वेस्टेड सितंबर टू अक्टूबर, यानी जून से अक्टूबर लिखो, अक्टूबर टू दिसंबर, और इसमें भी चेंज करो, अक्टूबर टू दिसंबर ये सोन होती है, सोन का मतलब उगाई जाती है, अक्टूबर टू अप्रैल, देखो, और इसे काटा कब जाता है एंड हार्वेस्टेड कब की जाती है, अप्रैल टू जून में ये क्या की जाती है, हार्वेस्टेड। वो भी सही था सर, जून टू जुलाई सर। अब इसे देखो, जून टू जुलाई में इसे क्या किया जाता है, उगाया जाता है, और इसे काटा कब जाएगा, अक्टूबर टू दिसंबर, तो अक्टूबर, सर अक्टूबर टू नवंबर, ठीक है, तो सितंबर टू अक्टूबर। अब इसका ज़रा साइकिल देख लें, सितंबर टू अक्टूबर ये हार्वेस्टेड। अब इसको ज़रा इस पिक्चर में देखें, इस यहाँ पर आप एक मैप बनाओ, तो जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर। तो इसमें अब हम देखें कि जो हमारी रबी क्रॉप है, रेड है तो रबी रेड से बना रहे हैं, तो अक्टूबर से दिसंबर हम यहाँ पर दिखाएंगे, अक्टूबर से दिसंबर इसे क्या किया जाएगा, इसको उगाया जाएगा, तो इसमें सीड्स डाले जाएंगे, और फिर उसके बाद कटिंग कब की जाएगी, फिर उगता रहेगा, यानी इसका ये फोटो पीरियड है। अप्रैल टू जून इसे कट कर लिया जाएगा, अप्रैल से जून इसकी कटिंग हो जाएगी, यानी ये फसल उग गई, यही रबी, तो इसे कट कर लिया जाएगा, यहाँ उगाया, और फिर इसके बाद यहाँ से ये यहाँ तक आया कि नहीं, समझ में आई बात कि नहीं, तो इसका कट फिर से देखो, देखो भाई आपके ये सीजन है, कौन कौन से हैं, जनवरी, फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून, जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। अब इसको कब से कब तक आपने उगाया, तो पहले अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर इसे क्या किया, यहाँ पर इसे सोन किया, और फिर ये इसका क्या हुआ, जब उगा दिया तो क्या ये इसका फोटो पीरियड रहा, बोलो, जनवरी, फरवरी, मार्च, तो ये इसका क्या है,
फोटो पीरियड, और फिर इसके बाद फोटो पीरियड, और फिर इसके बाद क्या किया, अप्रैल मई जून में इसे क्या कर लिया, इसकी हार्वेस्टिंग हो गई। ठीक है, ऐसा है। जबकि दूसरी फसल कौन सी है, खरीफ, तो ये जून जुलाई में उगा दी गई। जून जुलाई में अब खरीफ है, सो खरीफ के लिए लेट अस सी, ये जून जुलाई में उगाई गई, जून जुलाई लिखा है कि नहीं, और इसको फिर कब काट लिया गया, सितंबर टू अक्टूबर, इसका छोटा फोटो पीरियड है। ये खरीफ हो गया, दिस इज खरीफ। तो खरीफ के लिए क्या किया जाता है कि जून जुलाई में इसको किया, और फिर जून जुलाई के बाद कब कट कर लिया, समझ में आई बात कि नहीं। तो ये खरीफ हो गई। और दूसरा क्या दिखाया आपको कि अक्टूबर नवंबर दिसंबर में हमने इसे उगाया, और फिर उसके बाद कट कब किया, 3 महीने का फोटो पीरियड है। कब से कब तक का फोटो पीरियड है, जनवरी फरवरी मार्च, तो एक तरीके से 9 मंथ की है, जो मुख्य फसल रबी की होती है, मालूम है कि नहीं। 3 महीने में उगाना है, आप कभी भी उगा लो, ये इसका मुख्य फोटो पीरियड है। जनवरी फरवरी मार्च पकने में लगता है, 4 महीने फसल पकने के, फिर वो काटी जाती धीरे धीरे। तो ये कौन सी फसल है, रबी। ठीक है, अब इसमें क्या है, जून इसका ओवरलैप हो रहा है। अब देखो जून तक ये काट सकते हो, तो कभी भी कट करके दूसरी के लिए तैयारी शुरू कर दो। तैयारी में भी समय लगता है, ऐसा नहीं, प्लोइंग है, ज़मीन की तैयारी है, वीडिंग आउट है, फिर उगाना है। इसी तरीके के लिए इसके लिए भी काफ़ी तैयारी चाहिए, क्योंकि ये मुख्य फसल है। फिर इसका फ़ोटो पीरियड कब से कब है, इसका 2 महीने का फ़ोटो पीरियड है क्या, मतलब जून जुलाई अगस्त सितंबर, 1.5 महीने का फ़ोटो पीरियड है क्या। और इसमें ये जो फसल है खरीफ की, इसमें कौन कौन सा आता है बताइए। खरीफ की क्रॉप में मूंग, इसमें खरीफ क्रॉप में कई चीज़ें आती हैं इंपॉर्टेंट क्रॉप्स, और इसमें भी रबी में कौन कौन सी आती है। रबी में पहले देख लो, रबी में बहुत सारी क्रॉप्स आएंगी, और खरीफ में भी बहुत सारी क्रॉप्स आएंगे। जायद की हम बाद में बात करेंगे, उसमें छोटी मोटी फसल ही आती है, वो इंटरमीडिएट पार्ट है। तो ये है, देखने में तो सब पूरा महीने यूज़ कर लिए कि कुछ बच गया, कोई महीना बचा है क्या। तो अगर हम देखें तो यहाँ से इसे कट किया जा सकता है, ये तो ये मंथ क्या हुआ, इधर के 1 2 3 4 5 6 महीने। तो आप देख लें कि इसमें से आधा कट कर लो, कहीं से भी कट कर लो, तो आधा इसको दे दो, आधा इसको दे दो, फिर भी 9 मंथ्स इसके लिए जाते हैं। और बाकी 1 2 3 4 5 महीने इसके ले लो, तो उसके कितने बचे 12 में से 7 महीने उसके बचे। तो ऐसे कर लीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा करना है तो और ज़्यादा क्लियर करना है, याद करने के पर्पज़ से, तो कैसे करोगे, यहाँ से लेके यहाँ तक ले लो। तो 1 2 3 4 5 6 7 8, तब भी अक्टूबर ओवरलैप हो रहा है दोनों में। ओके, अब देखो इधर हो गया रबी, और ये क्या हो गया, खरीफ। रबी के क्रॉप में क्या क्या होता है, रबी में मेनली जो भी होती हैं, वीट, मस्टर्ड, सरसों उगाई जाती है, सरसों का तेल होता है, मस्टर्ड, बार्ली, जौ होती है, एंड पी, मटर भी एक तरीके का, ग्राम, इसमें सीरियल हो गए, ये दोनों क्या हो गए, सीरियल। और ये फूड ग्रेन्स में ये मिलेट हो गए, मिलेट कोई ग्रेन कहते हैं। और ये क्या हो गया, मस्टर्ड, ये एक तरीके का वेजिटेबल माना जाएगा, सरसों, ठीक है। फिर बाद में इससे ऑयल भी मिल जाता है। अब ज़रा देखिए खरीफ में क्या होगा, खरीफ में राइस। तो ये जो भी सीज़न है, क्या ये एक तरीके से जून जुलाई, देखो जून हो गया, जुलाई अगस्त, राइस को बहुत पानी चाहिए क्या, बोलो, तो पानी वाले सीजन में उगाओगे कि नहीं राइस। तो ये मानसून सीजन है, ये कौन से हैं, मानसून। और ये कैसा है, क्या ये विंटर है,
तो ये विंटर की है और ये मानसून की है। सो इसमें क्या है, राइस, मेज़, मक्का, मक्का सर, बाजरा और सर ठीक है। मेज़ हो गई, मिलेट, मिलेट, ग्राउंडनट्स। मिलेट में मेरे ख्याल से बाजरा ही हो गया, ठीक है। तो ये हो गया ग्राउंडनट्स। ग्राउंड नट, फिर इसको हम सर ग्रेन्स, तिल सर, तो तिल को क्या बोलते हैं, तिल को इंग्लिश में? मिलेट ना लिखिए, इसको ग्रेन्स लिख दीजिए, फूड ग्रेन्स, मिलेट, ठीक है, ये ग्रेन्स हो गया। अभी इसका कुछ नाम और होगा तो देख लेंगे। मिलेट हो गया, और ज्वार, बाजरा, ज्वार, और क्या चीज़ पूछ रहे हैं? तिल। बाजरा देखना पड़ेगा। तूर दाल, तूर किसे कहते हैं? येलो कलर की होती है, अरहर, अरहर उगाई जाती है। मूंग, उड़द, कॉटन, ये सब इसमें उगाया जाता है। मूंग, उड़द, कॉटन, ये 4 महीने 5 महीने के उसमें हो जाती है इसमें में। ग्राउंड नट भी आप ठीक बता रहे हैं, सोयाबीन, जूट, जूट, ये मानसून सीजन की हैं, ठीक है। और सोयाबीन एंड ग्राउंड नट। ओके, नाउ जायद, अब तीसरी चीज़ आ गई। इतना समझ में आ गया कि अगर रबी आप याद कर लें कि वीट, मस्टर्ड, ठीक है, और बार्ली, पी ग्राम, ये सब चीज़ें हैं। पीओ ग्राम तो चना हो गया, ये हो गया। और एक मिनट, सर इसमें ऑनियन, पोटैटो भी तो। वो जायद में आएगा, और वो सबके साथ उगाया जा सकता है, ठीक है, अभी बता रहे हैं उसका हिंदी मीनिंग ऑफ मिलेट। मिलेट का मतलब है बाजरा, और ये सीरियल है, सीरियल। सो टाइप्स ऑफ क्रॉप्स आर सीरियल, सो बार्ली, सीरियल क्रॉप्स, ओके। नाउ अब जरा देख लें कि रबी खरीफ देख लिया है। अब नेक्स्ट इज वी विल सी द जायद की, जायद की कौन कौन सी फसलें हो सकती हैं। तो इट इज़ ए शॉर्ट क्रॉप सीजन ड्यूरिंग समर मंथ्स मार्च टू अप्रैल। तो मार्च टू अप्रैल में कुछ भी उगा लो, और जून जुलाई, यानी इसके बीच में कुछ ना कुछ है। जहाँ ये इंटरमीडिएट है उनमें उगा लो। इंटरमीडिएट पड़ गया ना, 2 महीने में कुछ उगा लो, फिर इसके लिए लग जाओ। और इसी तरीके से दूसरा कौन सा है कि मार्च अप्रैल, तो यहाँ पर मार्च अप्रैल में भी कुछ उगाया जा सकता है। मान लो इसका फोटो पीरियड है, जल्दी से आपने कट कर लिया, यहाँ पे इसका फोटो पीरियड खत्म हो गया, अब अप्रैल से कटिंग शुरू है, तो इसके लिए आप मार्च अप्रैल में कहीं ना कहीं इसको जगह दे दो। 2 मंथ्स की होती है, तो या मार्च अप्रैल में उगा लो, या फिर जून जुलाई में उगा लो। सो इस तरीके से आप याद कर सकते हैं, मैज, MAZJJ। तो तीसरी चीज़ क्या हो गई कि इसको इंटरमीडिएट सीजन में उगाया जा सकता है, दैट इज मार्च अप्रैल। और मार्च अप्रैल में हरी सब्जियां उगा लो, ये हरी सब्जियां हैं, और या इसको यहाँ उगा लो, इट इज़ जायद। कुछ लोग 2 ही फसलें उगाते हैं और जायद को ज़्यादा हरी सब्जी के चक्कर में नहीं पड़ते हैं, तो ये जायद है, रबी खरीफ जायद। सो जायद का क्या है इंटरमीडिएट सीजन में, सो शॉर्ट क्रॉपिंग सेशन है, शॉर्ट क्रॉपिंग सीजन। इसका मार्च एंड अप्रैल, मार्च टू अप्रैल एंड जून टू जुलाई, बस 2 महीने का। और इसमें वाटरमेलन, मस्क मेलन, तरबूज, खरबूज, ककड़ी, खीरा, ये सब उगा लो। तो ऐसे बीच में उगाया जा सकता है। ये ज़्यादातर नदी के किनारे उगते हैं, मालूम है, इसमें आपकी मेन फसल को हार्म नहीं है। आपने देखा होगा ना कभी नदी के किनारे उगते हुए सब चीज़ें। सो
उस समय किसान खाली रहते हैं तो वो ये काम कर लेते हैं। तो मस्क मिलन, वाटर मिलन, मस्क मिलन खरबूजे को कहते हैं, मस्क मिलन, वाटर मिलन, वाटर एंड कुकुम्बर, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये हमने देख लिया कि क्या क्या चीज़ उगाई जा सकती हैं। सो अब ज़रा देखो, ये तो बात हो गई फ्री क्रॉपिंग पैटर्न कि कब कब होता है। नाउ व्हाट डज इट मीन बाय स्टेपल फूड? स्टेपल फूड का क्या मतलब होता है? राइस इज ए स्टेपल फूड। स्टेपल फूड मीनिंग स्टेपल फूड का मतलब जो रूटीन में खाया जाए उसको क्या कहते हैं बताइए? स्टेपल फूड। सो जो कुछ कुछ अब हम चीज़ें देखें जो मेन क्रॉप्स हैं हमारी, उनके बारे में देखें कि मेन क्रॉप्स ऑफ इंडिया, उसको मैप में भी देखेंगे। तो सबसे पहली नंबर पर आता है राइस। इसका एक्सपोर्ट भी हमारे यहाँ से बहुत होता है। तो बासमती राइस का हमें पेटेंट भी मिला हुआ है। सो इट इज़ स्टेपल फूड ऑफ इंडिया, यानी ईटन ऑन रूटीन बेसिस। फूड ऑफ इंडिया, ठीक है। और जो राइस है इट इज खरीफ क्रॉप, एंड इंडिया होल्ड सेकेंड पोजीशन इन राइस प्रोडक्शन आफ्टर चाइना। आफ्टर चाइना इंडिया इज सेकेंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ राइस। और इस बार तो चाइना राइस भी मांग रहा था, उसके यहाँ बाढ़ आ गई तो राइस हुआ नहीं। तो इंडिया ने बोला अगर राइस चाहिए तो चीनी भी लेनी पड़ेगी, क्योंकि चीनी के हमारे ख़रीदार कम हो गए थे। हमने पाकिस्तान को भेजना बंद कर दिया था दुश्मनी की वजह से। तो फिर उसने ये शर्त लगा दी, तो फिर चाइना को हमसे चीनी भी लेनी पड़ी। सो कल्टीवेशन हाई टेम्परेचर इज़ नीडेड, ठीक है। टेम्परेचर कितना है? सो कल्टीवेशन हाई टेम्परेचर पर होता है और ह्यूमिडिटी विद एनुअल रेनफॉल। सो इसके लिए हाई टेम्परेचर चाहिए, 25 डिग्री सेल्सियस, एंड एनुअल रेन, हाई ह्यूमिडिटी भी चाहिए, खूब नमी होनी चाहिए। एंड एनुअल रेनफॉल, जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो वहीं पर हो सकता है, राजस्थान में नहीं हो सकता है। ऑफ 100 सेंटीमीटर चाहिए, राजस्थान में होती नहीं है 100 सेंटीमीटर, तो कहीं कहीं यहाँ पर 20 से लेकर 50 तक होती है पर एनम। तो इतने सेंटीमीटर, अगर एक बीकर रख दो तो इतना पानी इतने हाइट तक आ जाए, उसे कहते हैं एनुअल रेनफॉल। या कोई बर्तन रख दो 100 सेंटीमीटर या 3 फीट पानी पूरे साल में भर जाए, तो समझ लो एनुअल रेनफॉल इतनी है। सो ये तो इसकी कंडीशन हो गई। मेजर रीजन ऑफ राइस कल्टीवेशन, ये हम मैप में दिखाएंगे। सो प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, सो रीजन ऑफ राइस कल्टीवेशन, प्लेन्स ऑफ नॉर्थ, यूपी में भी बहुत होता है, बासमती राइस बहुत होता है। नॉर्थ इंडिया, दूसरी चीज नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया, असम, मेघालय, सब जगह राइस होता है, वहाँ लोग खाते हैं मछली के साथ। कोस्टल एरिया, कोस्टल रीजन में भी, उड़ीसा में, इन सब में खूब होता है, अभी मैप में दिखाएंगे। दैट इज़ डेल्टाइक रीजन, जहाँ पर नदियाँ समुद्र में गिरती हैं, डेल्टा उसको बनाती हैं, डेल्टाइक रीजन, वहाँ मिट्टी जमा हो जाती है, रीजन। तो और इसके अलावा
इरिगेटेड राइस इज प्रोड्यूस्ड, जहाँ सिंचाई से राइस को उगा दिया जाए। बोले बारिश नहीं हो रही तो हम पानी डालेंगे, क्योंकि वहाँ पर तो पानी की कमी नहीं है ना पंजाब में। इरिगेटेड राइस इज प्रोड्यूस्ड इन पंजाब हरियाणा। ये हरित क्रांति हुई, ग्रीन रेवोल्यूशन, तब से पंजाब हरियाणा में राइस का प्रोडक्शन होने लगा। पंजाब वहाँ कैनाल सिस्टम बना दिया गया, वाटर कैनाल सिस्टम, पंजाब हरियाणा। ये इंदिरा गांधी के समय में हुआ। और इसके अलावा वेस्टर्न यूपी, जैसे मुजफ्फरनगर ये सब है वेस्टर्न यूपी, दिल्ली के आसपास के एरिया, मथुरा, ये सारा तो वेस्टर्न यूपी। और राजस्थान में कुछ जगह पे है, लेकिन वहाँ पानी ज़्यादा हो, पाली के आसपास उगाया जाता है, जहाँ पर लूनी नदी बहती है, वहाँ पर इरिगेटेड राइस प्रोडक्शन होता है। नाउ लेट अस सी द राइस कल्टीवेशन इन मैप, राइस कल्टीवेशन मैप ऑफ इंडिया। सो जरा इसमें हम देख लें कि कहाँ कहाँ पर राइस कल्टीवेशन होता है। लेट अस सी। तो आप देख रहे हैं इसमें कहाँ कहाँ पे है। क्या ये सब कोस्टल रीजन आ गया? ये कौन सा है? क्या वेस्टर्न घाट है? क्या ये ईस्टर्न घाट है? क्या पूरा कोस्टल रीजन है? राइस होता है। क्या नर्दर्न प्लेन में भी राइस होता है? क्या ईस्ट में, असम में, मेघालय में राइस होता है? देखो मेघालय आ गया ऊपर, यहाँ पे मेघालय देख रहे हो। और वेस्ट बंगाल पूरा वहाँ राइस ही राइस होता है। आप देख लो राइस के प्रोडक्शन में इंडिया क्यों नहीं सेकंड लार्जेस्ट होगा, जब इतनी जगह राइस ही राइस हो रहा है तो होगा ही। और उड़ीसा में भी राइस हो रहा है, ठीक है। और डेल्टाइक रीजन ये है जहाँ ये गिरता है, तो यहाँ पर भी हो रहा है। और क्या चीज़ है? कोस्टल एरिया, नॉर्थ ईस्टर्न एरिया, ये सब है। और यूपी का भी ये एरिया आ गया है। प्लेन्स ऑफ नॉर्थ इंडिया में भी होता है। समझ में आ गई बात? तो फिगर आपके दिमाग में बैठ गया है अगर ग्रीन ग्रीन बनाना हो तो, ठीक है। सो इस तरीके से हमने देख लिया कि अगर इंडिया का फिगर आ जाए और आपको उसमें राइस का प्रोडक्शन दिखाना हो तो आप कैसे दिखाओगे? ये जैसे ये चीज़ ऐसे आ जाए तो इसमें आपको राइस प्रोडक्शन दिखाना है। सो यू कैन शो इट नाउ। इधर इधर का पोर्शन सब दिखा दीजिए और फिर ऐसे, फिर ये सारा रीजन जितना भी है और यहाँ पर थोड़ा सा ऐसे करके ये सारा रीजन कलर कर दो। फिर इसमें कई जगह ऐसे हैं कि सबसे ज़्यादा जो भी है उड़ीसा और वेस्ट बंगाल में सबसे ज़्यादा ग्रीन दिखा दो। तो अगर आपसे कोई पूछे कि सबसे ज़्यादा कहाँ पर चावल होता है तो वेस्ट बंगाल होगा मेरे ख्याल से। तो अभी आगे पढ़ने में पता चलेगा, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा डार्क रीजन दिखाया गया है। सो उड़ीसा और वेस्ट बंगाल ही डार्केस्ट दिखाए गए हैं। सो दिस इज़ अलग अलग जगहों पे। यूपी में 16% है, वेस्ट बंगाल में 14% है, आंध्रा में 11%। यानी कितना कितना राइस कहाँ कहाँ होता है। समझ में आई? तो ये भी चीज़ देखी जा सकती है। नेक्स्ट इज ही, ये तो हमने राइस के लिए कंडीशन देख ली। अब हम देखते हैं व्हीट की कंडीशन कि व्हीट के लिए कब कब होता है और व्हीट कौन सी फसल है। सो आयुष ये बताओ, व्हीट जायद में आएगी कि खरीफ में? बोलो। खरीफ। अच्छी बात कही है। अमित बताओ। रबी, हाँ। इट इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप। इट इज़ सेकेंड इम्पॉर्टेंट। ये सब सीरियल हैं। तो एक सीरियल का मतलब क्या होता है? अनाज ना। और दालों को क्या कहते हैं? लेग्यूम्स, पल्सेस। तो इस चीज़ को हम लोगों ने गलत लिख दिया है। ये एक्चुअली यहाँ पे बात गड़बड़ कर दी है। सीरियल लिखो, ये जो ग्रेन्स हैं वो सीरियल होगा, इसको लिखो पल्स, पल्सेस। और ये क्या हुई? सीरियल। पल्सेस में प्रोटीन होता है और सीरियल्स में क्या होगा? कार्बोहाइड्रेट। समझ में आई बात कि नहीं? इससे एनर्जी मिलती है और इससे प्रोटीन मिलता है, ग्रोथ होती है। इट इज सेकेंड इम्पॉर्टेंट, सेकेंड इम्पॉर्टेंट है, सेकेंड इम्पॉर्टेंट सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया, सीरियल क्रॉप ऑफ इंडिया। एंड
एंड प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट, राइस भी है प्राइमरी सोर्स ऑफ कार्बोहाइड्रेट लाइक राइस। इससे हमें एनर्जी मिलती है, कार्बोहाइड्रेट का मतलब एनर्जी। और क्या बताया गया है कि इट इज़ मेन फ्रूट क्रॉप, ये भी हमारे यहाँ का स्टेपल फूड है, लेकिन कुछ रीजन का, सब जगह का नहीं है। राइस तो सब जगह खाया जाता है, पूरा दक्षिण भारत चावल खाता है, इडली डोसा सब चावल ही तो है, लेकिन राइस कुछ जगह का स्टेपल फूड है, सब जगह का नहीं है। एंड इज मेन फूड क्रॉप। पहले तो साउथ इंडिया में रोटी नहीं मिलती थी, अब रोटी मिलने लगी है। अब देखिए जोग्राफिकल कंडीशन क्या क्या चाहिए, कूल एंड मॉइस्ट ग्रोइंग सीजन, इसको ठंडी चाहिए, ये रबी क्रॉप है जैसा कि आयुष ने बताया। सो कूल एंड मॉइस्ट ग्रोइंग सीजन, तो इसको ग्रोइंग सीजन चाहिए मॉइस्ट। और क्या चाहिए, बारिश नहीं चाहिए, बारिश हो जाएगी तो गेहूं खराब हो जाएगा, सिर्फ एक बार की बारिश सह पाता है गेहूं, फिर नहीं खराब हो जाएगा। ब्राइट सनशाइन एट द टाइम ऑफ राइपिंग, ब्राइट फोटो पीरियड में ब्राइट सनशाइन चाहिए एट द टाइम ऑफ राइपिंग, जब ये पकेगा तो ये चीज़ चाहिए। रेनफॉल 50 to 75, रेनफॉल ज़्यादा नहीं चाहिए। तो ये रेनफॉल में क्या है ना, ये राजस्थान के अनुकूल है, यहाँ तो गेहूँ उगाया जाता है, तो रेनफॉल 50 to, पल्सेस भी उगाई जाती हैं। अगर राजस्थानी थाली खा लो तो इसमें गेहूं और दाल के अलावा कुछ नहीं मिलेगा, चाहे आप कुछ भी गट्टे की सब्जी खा लो या कुछ भी, गेहूं और दाल के अलावा तीसरी चीज़ नहीं मिलेगी, चाहे आप कुछ भी खा लें ठीक है। तो 75 सेंटीमीटर इवन, ये डिस्ट्रीब्यूटेड थ्रू आउट द ग्रोइंग सीजन, और ज़्यादा बारिश भी नहीं होनी चाहिए, इवनली डिस्ट्रीब्यूटेड, यहाँ ज़्यादा बारिश नहीं होती कहीं पर। सो डिस्ट्रीब्यूटेड ओवर द ग्रोइंग सीजन। ज़्यादा बारिश हो गई तो खराब हो जाएगा गेहूँ। तो ये है लोमी सॉइल, दोमट मिट्टी चाहिए ठीक है, जिसमें सैंड हो, पानी अंदर तक चला जाए, वैसा चिकनी मिट्टी नहीं चाहिए, एलुवियल सॉइल नहीं चाहिए, लोमी सॉइल चाहिए। अब देखो उसमें कैल्शियम की मात्रा भी ज़्यादा होती है। इसके कहाँ कहाँ पे होता है, सो रीजन्स आर, जहाँ पे ये होता है, द गंगा सतलुज प्लेन इन द नॉर्थ वेस्ट। गंगा सतलुज प्लेन क्या है, क्या पंजाब हरियाणा, बताओ। वही तो गंगा, तो उसमें ना ये भी आ गया, गंगा के प्लेन तो पूरा नॉर्थ इंडिया ही आ गया। अब ब्लैक सॉइल ऑफ डेक्कन, ब्लैक सॉइल मध्य प्रदेश में जहाँ पर भी होगी वहाँ पर होगा। डेक्कन में दक्षिण का पठार, आपको मालूम है साउथ इंडिया में बीच में एक बहुत उभरा हुआ रीजन है, उसे डेक्कन प्लेट्यू कहते हैं, बोलो, ऑफ डेक्कन। तो अब हम ये देखेंगे कि उसकी हाइट ज़्यादा है। सो लेट अस सी कि ये कहाँ कहाँ पर होता है। दैट इज़ पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, मध्य प्रदेश। पंजाब, हरियाणा, यूपी, बिहार, राजस्थान, स्थान। आयुष, राइस यूपी में कितने % होता है भारत का टोटल राइस का? 16। अच्छा, भूल जाते हो थोड़ा थोड़ा, ठीक है। 15%। और वेस्ट बंगाल में? हाँ अभी ठीक बताया। एमपी, तो ये सारी चीज़ें हैं। अब देखो, सो वीट कल्टीवेशन मैप ऑफ इंडिया, लेट अस सी कि
भारत में वीट कहाँ कहाँ होता है? सो दिस इज़ वीट कल्टीवेशन मैप ऑफ इंडिया। तो ये देख लो किस किस रीजन में होता है, इसमें क्या क्या चीज़ें आ गई हैं। अगर देखा जाए तो देख लो, कुछ गुजरात भी इसमें लिखा है, बट राजस्थान, मध्य प्रदेश, यूपी, पंजाब, हरियाणा, बिहार यही मुख्य हैं। वेस्ट बंगाल में भी दिखा दिया है, थोड़ा थोड़ा होता है, लेकिन आप परसेंटेज देखोगे तब ज़्यादा समझ में आएगा कि इसमें कहाँ कहाँ कितना होता है। तो सबसे ज़्यादा कहाँ पे है बताइए? सबसे ज़्यादा यूपी में है, और यूपी के बाद पंजाब में है, फिर कहाँ पे है? मध्य प्रदेश, फिर हरियाणा में है, राजस्थान। इतना नहीं याद रखना है, फर्स्ट सेकंड पोजीशन यूपी में सबसे ज़्यादा एंड पंजाब में उसके बाद, इतना ही याद रखना है। तो और जबकि उसमें क्या याद रखना था इस वाले केस में कि यहाँ पर यूपी फर्स्ट है ना, वेस्टर्न यूपी लिख दिया इन्होंने, तो यूपी फर्स्ट है और बंगाल, वेस्ट बंगाल नहीं लिखा, वेस्ट बंगाल तो कहीं लिखा ही नहीं, वेस्ट बंगाल सेकंड है। प्लेन ऑफ नॉर्थ ईस्ट में लिख दो वेस्ट बंगाल, ठीक है ना, सेकंड हो गया कि नहीं, बोलो। अच्छा इसमें क्या है, क्या यूपी फर्स्ट है और सेकंड कौन है बताओ कोई? पंजाब। तो ये चीज़ हो गई। तो ये हो गया कि वीट कहाँ कहाँ होता है, ज्वार भी कहीं खाया जाता है। इट इज़ द थर्ड इम्पॉर्टेंट। कोई कोई बहुत सस्ती ऐसी होती हैं सीरियल्स, तो वो क्या होते हैं जानवरों को डाल दी जाती है, जैसे रागी। लेकिन कहीं कहीं पर कर्नाटका में रागी लोग खाते भी हैं क्योंकि उसमें रफेज बहुत है। तो ज्वार, ज्वार क्या होता है, द थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्रॉप ऑफ इंडिया विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन, एंड ये खरीफ क्रॉप है। इट इज़ खरीफ क्रॉप, खरीफ क्रॉप। सीजन ऐसी कौन सी 5 क्रॉप हैं जो रबी क्रॉप में आती हैं, ठीक है। एंड रेन फेड क्रॉप। कुणाल बताओ रबी के कौन कौन सी क्रॉप हैं? तो ये चीज़ हो जाएगी। और महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश में होता है। इट इज ग्रोन इन महाराष्ट्र, कर्नाटक, मध्य प्रदेश, आंध्र प्रदेश एंड MP. These are the regions where खरीफ is produced. मिलेट किसको कहते हैं? बाजरे को, बोलो। मिलेट बाजरे को कहते हैं। सो बाजरा कहाँ कहाँ उगाया जाता है? सो दे आर कोर्स ग्रेन। ये महीन अनाज नहीं है, अगर इसमें भूसा ज़्यादा होता है। सो दिस इज कोर्स ग्रेन। कभी बाजरे के बिस्कुट खाए हैं जो डाइजेस्टिव बिस्कुट होता है, खट से टूट जाते हैं, जरा सा मिस हैंडल किया, बोलो। सो वो जो डाइजेस्टिव बिस्कुट नहीं होते बहुत सॉफ्ट, तो वो बाजरे के होते हैं जो 5 ग्रेन से मिला हुआ होता है। सो दिस इज, उसमें बाजरा भी होता है। सो इट इज कोर्स ग्रेन, दिस इज कोर्स ग्रेन। तो जैसे अमीर लोग व्हीट की रोटी खाते थे लेकिन गरीब लोग बाजरे की रोटी खाते थे। लेकिन जो पहले फ्रांस में हुआ, कुछ मैक्सिमिलियन रॉबेस्पियर, उसने बोला सभी बाजरे की रोटी खाएंगे, कोई व्हीट की रोटी नहीं खाएगा। तो हिस्ट्री में जब जाओगे तो ये गेहूं और बाजरे में बड़ा झगड़ा है। तो अमीर और गरीब में गेहूं और बाजरे की वजह से ही भेदभाव रहा है, क्योंकि उन्हें गेहूं चाहिए, मैदा चाहिए, मैदे का ब्रेड खाएंगे। अब ये लोग ये खाते थे। सो दिस इज कोर्स ग्रेन एंड हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू। It has high nutritional value. Okay, so इसकी हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है एंड इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ डाइट फॉर पुअर पीपल। इट इज इम्पॉर्टेंट, सस्ता भी होता है, पार्ट ऑफ डाइट फॉर पुअर पीपल। गरीब लोगों के लिए ये है, पुअर पीपल।
ओके नाउ रागी, रागी के बारे में देख लो। रागी भी 5 रुपए किलो मिलता है, जबकि गेहूं 20 रुपए के मिलता है। कर्नाटक में खूब खाया जाता है। लीडिंग प्रोड्यूसर कौन है? कर्नाटक, कर्नाटक पहले नंबर पर, फिर तमिलनाडु, वहाँ पर ये उगता है तो लोग खाते हैं। यूपी में उगता है तो पशुओं को डाला जाता है। तमिलनाडु, ठीक है। और इसके अलावा हिमाचल प्रदेश, झारखंड उसी तरीके से क्रम में है, नाम भी इसी क्रम में होते हैं। झारखंड इस तरीके से है। ज्वार बाजरा, सो मिलेट्स में ये हम लोग देख रहे हैं, मिलेट्स देख लिया, रागी देख लिया, ज्वार, स्टेट ज्वार तो देख ही लिया है। और अब बाजरा देख लें, तो बाजरा मिलेट हो गया, वो सारी चीज़ें हो गई हैं। सो इतना हम लोगों ने देख लिया। ओके नाउ बाकी ऑयल सीड्स होते हैं, कॉफ़ी होता है, कॉटन होता है, जूट होता है। इसके बारे में हम एक 45 मिनट्स की क्लास 8 बजे लेंगे, उसका लिंक आपको भेज देंगे। ओके अभी के क्लास के लिए इतना ही। 8 to 8:45 एक और क्लास होगी।